सोचिए, देश का सबसे बड़ा सपना, एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो हमें अंतरिक्ष की दुनिया का सिरताज बना सकती थी। उस सपने को किसी दुश्मन देश की आर्मी ने नहीं, बल्कि हमारे ही देश के सिस्टम के एक छुपे हुए हिस्से ने तोड़ दिया। अक्टूबर 1994, त्रिवेंद्रम का एक शांत शहर और एक ऐसी रात जिसने इंडिया की स्पेस प्रोग्राम को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। इंडिया का स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो उस वक्त अपने सबसे बड़े और सबसे एम्बिशियस मिशन पर रात दिन एक करके काम कर रहा था। वो मिशन था क्रायोजेनिक इंजन का डेवलपमेंट, एक ऐसी एडवांस और कॉम्प्लेक्स तकनीक जो इंडिया को अंतरिक्ष में बाकी दुनिया की सुपर पावर्स के बराबर लाकर खड़ा करने वाली थी। लेकिन अचानक एक साधारण से दिन पुलिस की गाड़ियां इसरो के टॉप साइंटिस्ट्स के घरों के बाहर आकर रुकती हैं। देश की सबसे ब्रिलियंट दिमाग जो कल तक रॉकेट डिजाइन कर रहे थे, आज उन्हें देशद्रोही, स्पाई और गद्दार बताकर गिरफ्तार कर लिया जाता है। एक ऐसी सनसनीखेज खबर जो पूरे देश में जंगल की आग की तरह फैल जाती है। कहा गया कि इन्होंने देश की सबसे गुप्त स्पेस सीक्रेट्स, हमारी सालों की मेहनत, कुछ चंद पैसों और विदेशी महिलाओं के लिए दुश्मन देशों को बेच दी है। लेकिन क्या यह सच था, या फिर इस झूठे पर्दे के पीछे एक ऐसी भयानक जियोपॉलिटिकल साजिश चल रही थी जिसका मकसद सिर्फ एक इंसान को नहीं, बल्कि पूरे देश के भविष्य को हमेशा के लिए तबाह करना था। आज हम उस डार्क हिस्ट्री के पन्ने पलटने वाले हैं, जब हमारी अपनी इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी की एक कंट्रोवर्शियल और रहस्यमय इन्वेस्टिगेशन ने इंडिया के टॉप सीक्रेट स्पेस प्रोग्राम को बर्बादी की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया था। एक ऐसी अनसुलझी कहानी जो आपको ये सोचने पर मजबूर कर देगी कि हमारी असली दुश्मन बॉर्डर के बाहर है या हमारे ही सिस्टम के अंदर। 1990 के दशक की शुरुआत में ग्लोबल स्पेस रेस अपने उरूज पर थी। अमेरिका, रूस, यूरोप, हर कोई अंतरिक्ष के कमर्शियल मार्केट पर अपना कब्जा जमाना चाहता था। इंडिया इस अहम रेस में थोड़ा पीछे जरूर था, लेकिन हमारे साइंटिस्ट्स के इरादे आसमान से भी ऊंचे थे। इसरो को यह बात अच्छी तरह पता थी कि अगर उन्हें फ्यूचर में हैवी कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स को स्पेस में भेजना है तो उन्हें क्रायोजेनिक इंजन की सख्त जरूरत पड़ेगी। ये एक ऐसा इंजन था जो सुपर कूल्ड लिक्विड ऑक्सीजन और लिक्विड हाइड्रोजन का इस्तेमाल करता था, और उस वक्त दुनिया के सिर्फ चंद चुने हुए देशों के पास ही ये हाईली क्लासिफाइड टेक्नोलॉजी मौजूद थी। इंडिया ने टेक्नोलॉजी हासिल करने के लिए रूस की स्पेस एजेंसी के साथ एक डील साइन की। इस डील के तहत रूस हमें ये टेक्नोलॉजी और इंजन्स देने वाला था, लेकिन ये डील सुपर पावर अमेरिका को बिल्कुल पसंद नहीं आई। कोल्ड वॉर खत्म होने के बाद का वो सेंसिटिव वक्त था, और अमेरिका किसी भी हाल में नहीं चाहता था कि इंडिया स्पेस टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भर बने या कमर्शियल सैटेलाइट लॉन्च मार्केट में उन्हें आगे चलकर सस्ती और बेहतर टक्कर दे। अमेरिका ने अपनी इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक ताकत का पूरा इस्तेमाल किया, नए सैंक्शंस की धमकी दी, और आखिरकार पॉलिटिकल प्रेशर के आगे रूस को पीछे हटना पड़ा। वो डील टूट गई। दुनिया को लगा कि इंडिया का स्पेस ड्रीम अब यहीं खत्म हो जाएगा, लेकिन इसरो के साइंटिस्ट्स हार मानने वालों में से नहीं थे। नंबी नारायणन, जो उस वक्त इसरो के क्रायोजेनिक डिवीजन के हेड और इस प्रोजेक्ट के मास्टरमाइंड थे, उन्होंने एक ऐलान किया। उन्होंने कॉन्फिडेंटली कहा कि अगर दुनिया हमें ये टेक्नोलॉजी नहीं देगी तो हम इसको खुद बनाएंगे, देश के अंदर, अपनी ही दम पर और अपनी ही मिट्टी पर। ये कोई मामूली स्टेटमेंट नहीं था, ये एक ऐसी ललकार थी जिसने ग्लोबल इंटेलिजेंस एजेंसीज की नींदें उड़ा दी थी। इंडिया का खुद का क्रायोजेनिक इंजन सक्सेसफुली डेवलप करना ना सिर्फ उनकी मोनोपोली को खत्म करता, बल्कि ग्लोबल स्पेस मार्केट में उन्हें अरबों डॉलर का नुकसान भी पहुंचाता। और ठीक इसी वक्त जब हमारी टॉप साइंटिस्ट्स रात दिन एक करके इस इम्पॉसिबल सपने को हकीकत में बदलने की कोशिश कर रहे थे, एक ऐसी मामूली सी घटना घटी जिसने देश के सिस्टम को अंदर से हिलाकर रख दिया। त्रिवेंद्रम में एक छोटी सी वीजा चेकिंग रूटीन से इस दर्दनाक खेल की शुरुआत होती है। मालदीव की दो महिलाएं, मरियम रशीदा और फौजिया हसन, त्रिवेंद्रम आई हुई थीं। उनके पास वापस जाने का टिकट था, लेकिन उनका वीजा कुछ दिनों से एक्सपायर हो चुका था। नॉर्मल हालातों में ये एक मामूली वीजा वायलेशन का केस बनता, जिसमें थोड़ा फाइन लगता, पेपर वर्क होता और उन्हें उनके देश वापस भेज दिया जाता। लेकिन केरल पुलिस के कुछ लोकल अफसरों ने इस रूटीन मामले में कुछ और ही देखा, या शायद किसी अनजान ताकत द्वारा उन्हें कुछ और देखने के लिए फोर्स किया गया था। मरियम रशीदा की एक पर्सनल डायरी में डी शशि कुमारन का फोन नंबर मिलता है, जो उस वक्त इसरो के एक और टॉप साइंटिस्ट थे। बस यही वो आखिरी कड़ी थी जिसका इंतजार न जाने कब से किया जा रहा था। रातों रात एक फेक और सेंसेशनल नैरेटिव तैयार किया गया। एक ऐसी कहानी गढ़ी गई जो किसी सस्ती स्पाई थ्रिलर मूवी जैसी लग रही थी।
मीडिया और प्रेस में ये खबर लीक की गई कि ये दोनों मालदीवियन महिलाएं दरअसल खतरनाक फॉरेन स्पाइज हैं, जो इसरो के टॉप साइंटिस्ट्स को हनी ट्रैप में फंसाकर इंडिया के टॉप सीक्रेट क्रायोजेनिक इंजन की हाईली क्लासिफाइड ड्राइंग्स चुरा रही हैं और इन्हें आगे पाकिस्तान की आईएसआई को करोड़ों में बेच रही हैं। मीडिया में ये आधी अधूरी खबर एक मैसिव बॉम्ब की तरह फटी। पूरे देश में हल्ला मच गया, लोगों का गुस्सा आसमान पर था। और फिर इन्वेस्टिगेशन में सीधे एंट्री होती है हमारी टॉप इंटेलिजेंस एजेंसी, इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी की। यहां से शुरू होता है देश की सुरक्षा और इन्वेस्टिगेशन के नाम पर एक ऐसा डार्क चैप्टर जो किसी भी देश के लीगल और इंटेलिजेंस सिस्टम के लिए एक बहुत बड़ा धब्बा है। नंबी नारायणन, डी शशि कुमारन और उनके साथियों को बिना किसी ठोस सबूत के अचानक गिरफ्तार कर लिया जाता है। जब नंबी नारायणन को आईबी के आगे पेश किया गया तो उन्हें लगा कि वो इन ऑफिसर्स को आसानी से सच्चाई बता देंगे, साइंस समझा देंगे और ये गलतफहमी तुरंत दूर हो जाएगी। लेकिन उन्हें थोड़ा सा भी अंदाजा नहीं था कि फैसला तो गिरफ्तारी से पहले ही सुनाया जा चुका था। आईबी के आला अफसरों ने उनसे ऐसे ऐसे अजीब सवाल पूछे जिसका एडवांस्ड स्पेस साइंस या उनके क्रायोजेनिक प्रोजेक्ट से दूर दूर तक कोई लेना देना ही नहीं था। उन्हें लगातार दिन रात जगाया गया, मेंटली एग्जॉस्ट किया गया और फिजिकली टॉर्चर किया गया। उन्हें बार बार फोर्स किया गया कि वो कैमरे के आगे कबूल करें कि उन्होंने देश के सीक्रेट्स फॉरेन एजेंट्स को बेचे हैं। लेकिन नंबी नारायणन ने पूरी हिम्मत के साथ साफ इनकार कर दिया। उन्होंने बार बार समझाने की कोशिश की कि क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी कोई एक छोटा सा पेपर या ड्राइंग का टुकड़ा नहीं है जिसे कोई आसानी से चुराकर अपने हैंडबैग में रख ले। ये हजारों पेजों, कॉम्प्लेक्स फॉर्मूलाज, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस और हेवी इंजीनियरिंग का हिस्सा है। लेकिन इन्वेस्टिगेशन कर रहे लोग सच सुनना ही नहीं चाहते थे। वो सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज चाहते थे, किसी भी कीमत पर एक फॉल्स कन्फेशन। ऐसा क्यों था? क्यों हमारी अपनी ही देश की इंटेलिजेंस एजेंसी हमारे ही देश के सबसे बड़े साइंटिफिक प्रोग्राम को बर्बाद करने पर इतनी बुरी तरह तुली थी? जैसे जैसे दिन गुजरते गए हालात और भी खराब होते गए। रोज नई और झूठी कहानियां लीक की जा रही थीं। देश की जनता जो कल तक इन साइंटिस्ट्स को अपना नेशनल हीरो मानती थी, आज उन्हें नफरत और शक की निगाह से देखने लगी थी। और इस पूरी मीडिया ट्रायल के बीच सबसे बड़ा नुकसान आखिर किसको हो रहा था? हमारी अपनी क्रायोजेनिक स्पेस प्रोग्राम को। इसरो के कैंपस के अंदर एक अजीब सा डर और अनसर्टेनिटी का माहौल पैदा हो गया था। बाकी साइंटिस्ट्स खुलकर काम करने से डरने लगी थी। पूरा स्पेस प्रोग्राम बरसों पीछे चला गया। जो स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन हमें 1999 या 2000 तक बनाकर टेस्ट कर लेना चाहिए था, उसका डेवलपमेंट लगभग रुक सा गया। धीरे धीरे ये डार्क रियलिटी साफ होने लगी कि इस इन्वेस्टिगेशन के पीछे एक बहुत बड़ा और वेल प्लान्ड जियोपॉलिटिकल एजेंडा काम कर रहा था। कुछ क्रेडिबल रिपोर्ट्स का यहां तक मानना है कि फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसीज, स्पेसिफिकली सीआईए ने अपने छुपे हुए नेटवर्क्स के जरिए इस पूरे ऑपरेशन को शैडो मैनेज किया था। उनका मकसद एकदम सीधा था, इसरो के अंदर खौफ पैदा करना, टॉप साइंटिस्ट्स को जेल में डालना और इंडिया की स्पेस कमर्शियलाइजेशन एम्बिशन को हमेशा के लिए दफन कर देना। और इस साजिश की सबसे शर्मनाक बात यह है कि उन्होंने इस मिशन के लिए हमारे ही कंट्री के सिस्टम के अंदर बैठे कुछ करप्ट या ब्लाइंडली इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने वाले ऑफिशियल्स का बखूबी इस्तेमाल किया। लेकिन कहते हैं ना, झूठ की आग चाहे कितनी भी तेज हो, सच की रोशनी उसे एक दिन बुझा ही देती है। जब इस केस को इंडिपेंडेंट सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी सीबीआई के हवाले किया गया तो सच्चाई बाहर आने लगी। सीबीआई की प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेशन में ये क्लियरली पता चला कि ये पूरा जासूसी केस शुरुआत से आखिर तक एक पूरी तरह से फैब्रिकेटेड और सफेद झूठ था। एक भी ऐसी चीज या डॉक्यूमेंट नहीं मिला जो इन साइंटिस्ट्स को रत्ती भर भी दोषी साबित कर सके। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने सीबीआई की रिपोर्ट को एक्सेप्ट किया और नंबी नारायणन और बाकी सभी आरोपियों को पूरे इज्जत के साथ बाइज्जत बरी कर दिया। लेकिन एक बड़ा सवाल वहीं रह गया, क्या उन्हें सच में इंसाफ मिला था? बरी होने के बावजूद इन साइंटिस्ट्स को अपनी जिंदगी के सबसे कीमती साल जेल और कोर्ट कचहरी में बर्बाद करने पड़े थे। उनका करियर और पब्लिक इमेज मिट्टी में मिला दी गई थी और इंडिया का क्रायोजेनिक प्रोग्राम 10 से 15 साल पीछे धकेल दिया गया। आज इंडिया ने स्पेस साइंस में अपनी एक अलग और शानदार पहचान बना ली है। हमने मार्स पर अपना मंगलयान सक्सेसफुली भेजा, चांद के साउथ पोल पर चंद्रयान को लैंड करवाया। लेकिन इन सब कामयाबियों के बीच एक पल के लिए रुकिए और गहराई से सोचिए। अगर 1994 की वो मनहूस और प्री प्लान्ड साजिश नहीं होती, अगर उस हिडन इन्वेस्टिगेशन ने हमारे ही सपनों का गला नहीं घोटा होता, तो आज हमारा देश स्पेस टेक्नोलॉजी में कहां खड़ा होता?
शायद आज से 20 साल पहले ही हम वो सब कुछ हासिल कर चुके होते जिसका हम आज जश्न मनाते हैं। इसरो का ये झूठा केस हमें डरावनी तरह से याद दिलाता है कि कैसे किसी अनजाने जियोपॉलिटिकल एजेंडा से एक पूरे देश का भविष्य हमेशा के लिए मैनिपुलेट किया जा सकता है। वो हिडन फॉरेन एजेंसीज अपना मकसद पूरा करने में कामयाब रही थीं, वो भी बिना एक गोली चलाए, बिना एक बम गिराए और हमारे ही लोगों का हथियार की तरह इस्तेमाल करके। और इस पूरे रहस्य का सबसे बड़ा और हॉन्टिंग सवाल जो आज भी गूंजता है, वो इनविजिबल मास्टरमाइंड्स आखिर कौन थे जिन्होंने इंडिया की प्रोग्रेस को बुरी तरह रोकने का फाइनल फरमान जारी किया था। और उससे भी खतरनाक सवाल, क्या आज भी इसी वक्त हमारे आसपास और हमारे सिस्टम के अंदर ऐसे ही कोई खुफिया और छुपे हुए एजेंडास काम कर रहे हैं जिन्हें हम देख नहीं पा रहे। अगली बार जब आप किसी ऐसी बड़ी ब्रेकिंग खबर या सेंसेशनल चार्ज पर अंधा विश्वास करें, तो खुद से एक सवाल जरूर पूछिएगा, इस इनविजिबल गेम में असली दुश्मन कौन है और उसका अगला शिकार कौन।